भाई आप क्यों आईपीएस में आना चाहते हैं। गाड़ी होगी, उस पर नीली बत्ती लगी होगी, रुतबा होगा, चौराहे चौराहे पुलिस वाले सैल्यूट करेंगे, बहुत मज़ा आता है काम करने में। सीपीएमएफ में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, बॉर्डर पे आप जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपना गोल बनाइए आईपीएस में, आइए यहाँ पर फील्ड में आइए, देखिए कितना। नमस्कार। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग मुझे पहचानते हों और ये भी हो सकता है न जानते हों। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते ही होंगे। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, रिटायर्ड आईपीएस अफसर हूँ। एक अपराधी का नाम आपने सुना होगा जिसने पूरे देश में 90 के दशक में बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पुलिस को बैकफुट पे ला दिया था। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, एनसीआर हो। और हद तब हो गई जब उसने उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी, उनकी भी हत्या की सुपारी ले ली। इतना हिम्मती, इतना खूंखार, इतना खतरनाक अपराधी आप शायद समझ गए होंगे, वो उसका नाम श्री प्रकाश शुक्ला था। और मैं उसी टीम का सदस्य जिसने श्री प्रकाश शुक्ला को न्यूट्रलाइज किया था आज से 25 साल पहले 23 सितंबर 1998 को। मैं अपने बारे में भी बता दूं, मेरा नाम राजेश पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का मूल रूप से रहने वाला हूं। प्रयागराज का मतलब पहले जिसे इलाहाबाद कहते थे, वहीं का रहने वाला हूं। 1986 बैच का पीपीएस का अफसर हूं और 2003 बैच में मुझे आईपीएस मिला था, यानी 2003 बैच का आईपीएस अफसर हूं। मेरी पोस्टिंग्स एज एसपी सिटी लखनऊ, गाज़ियाबाद, मेरठ रही। प्रमोशन होने के बाद मैं एज एसएसपी लखनऊ, एसएसपी मेरठ, एसएसपी अलीगढ़, एसएसपी सहारनपुर, एसपी गोंडा और एसपी रायबरेली के पद पर रहा हूं। इसके इतर मेरी एक पहचान और भी है। उत्तर प्रदेश के दोनों प्रीमियर पुलिस एजेंसीज एसटीएफ और एटीएस, मैं इन दोनों का फाउंडर मेंबर हूं, संस्थापक सदस्य हूं। मित्रों, आप यूपीएससी की तैयारी में लगे हैं। यूपीएससी आपके लिए गोल है। यूपीएससी के सिवा आप और कुछ देख नहीं रहे हैं। अर्जुन की उस मछली की आंख है। उस सिलसिले में भी मैं आपको कुछ मशवरा तो नहीं कहूँगा, अपनी आप बीती या अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे ज़माने की तो बात आप छोड़ दीजिए, इसलिए क्योंकि तब से अब तक यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न में, सब्जेक्ट्स में, इवैल्यूएशन के पैटर्न में बहुत बदलाव आ गया। मैंने हाल फिलहाल में जब उसको देखा, 2017 से मेरे बच्चों ने भी सिविल सर्विसेज देना शुरू किया। 2017 में प्रीलिम्स का कट ऑफ 116 गया था। पिछली साल 2022 में ये कट ऑफ 87 गया और इस साल अभी वो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद पता लगेगा, लेकिन अंदाज है कि वो 80-82 के आसपास है। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों इतने बड़े बदलाव हुए? कोरोना काल में हमारी जो पढ़ने पढ़ाने की कला है, जो विधा है, पढ़ने पढ़ाने का जो सिस्टम है, उसमें भी बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। पहले लोग भाग के जाते थे कोचिंग करने के लिए। बड़े-बड़े कोचिंग संस्थानों के नाम थे, बड़ी मोटी-मोटी फीस थी। कोरोना में ये सब बंद हुआ तो ऑनलाइन शिक्षा की बात शुरू हुई। इसी बीच में टेलीग्राम पर सारे मटेरियल, स्टडी के मटेरियल आने लगे और पिछले 2 साल में कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ जो सक्सेस हुए, जिन्हें सक्सेस मिली या सक्सेसफुल हुए फाइनल लिस्ट में आने में, उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई, पूरी प्रिपरेशन ऑनलाइन ही की। इतना मटेरियल आज की तारीख में उपलब्ध है। पहले हम लोगों के ज़माने में, आज से 5 साल 7 साल पहले, बेसिक बुक्स एनसीईआरटी की बात की जाती थी। जाइए खरीद कर ले आइए, पहले फर्स्ट रीडिंग करिए, सेकंड रीडिंग में अंडरलाइन करिए, थर्ड रीडिंग में उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, फोर्थ रीडिंग में बुलेट पॉइंट्स बनाइए, ताकि एग्ज़ाम के पहले आप उन बुलेट पॉइंट्स को पढ़ के और अपीयर हो सकें। ये भी अब धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है। जो टेक्नोलॉजी के सहारे अब टैब पर, जो टैब या लैपटॉप कह लें, टैब चूँकि आराम से लेके लोग घूम रहे हैं, टैब पर उनको अच्छे स्टूडेंट्स की कॉपीज़ मिल जा रही हैं। जो मेंस के पेपर आप लिखते हैं, सैंपल पेपर अलग-अलग कोचिंग के, पैसा देते हैं आप उनको, वो प्रैक्टिस कराते हैं आपकी। वो नेचुरल एनवायरनमेंट तैयार करके उसी समय में, उसी तरह के क्लास में बिठा के आपको पेपर देते हैं, उसको इवैल्यूएट कराते हैं और जिस समय ये कराते हैं, आपसे फ़ीस लेते हैं, उस समय वो आपका नाम, रोल नंबर सब ले लेते हैं। जब आप लिस्ट में होते हैं, तो सारे लोग क्लेम करते हैं, साहब हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं, और फिर आपने जो टेस्ट में वो कॉपीज़ लिखी थी, वो पब्लिक में आ जाती हैं। बच्चे, नए वाले बच्चे, ये उसी कॉपीज़ को स्कैन करके, उसी से इम्पॉर्टेंट लाइन्स कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स बना ले रहे हैं।
सब कुछ टैब में है, टैब में पढ़ रहे हैं, टैब में रिपीट कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो टैब से निकाल के उसके हार्ड प्रिंट निकाल कर उसको पढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़े-बड़े चेंज। एक चेंज और बताऊँ एग्ज़ाम के पैटर्न में, जो सवाल पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर प्रीलिम्स में 7 ऐसे सवाल पूछे गए जिसमें ऑप्शंस ए-बी-सी-डी थे, सब अलग-अलग उसके स्टेटमेंट्स थे और नीचे पूछा गया कि वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, 2 ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, 3 ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये नहीं कहा गया कि ए इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट, ए बी इज़ करेक्ट, ए बी सी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। अब सारे स्टेटमेंट्स की जानकारी अगर आपको नहीं होगी, तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएँगे। चेंज किया इस बार, होश फाख्ता हो गए एग्ज़ामिनेशन हॉल में बच्चों के, जब उस पैटर्न के 45-46 सवाल इस साल पूछे गए। तो आपको समय के साथ बदलना होगा। सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। पीवाईक्यूज़ को खूब अच्छी तरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना अच्छी तरह आप एनालाइज़ कर सकें, उसको एनालाइज़ कर लें। इसके अलावा भी आपको इसका स्कोप रखना होगा कि अगर इन्हीं में से कुछ नई चीज़ पूछी जाए, क्योंकि बहुत ट्रिक्स चले इस बीच में। एलिमिनेशन ट्रिक्स, बच्चे सब जानते हैं। किसके-किसके वीडियोज़ नाम लेना ठीक नहीं है। वीडियोज़ देख-देख के आज इस बार के प्रीलिम्स के पेपर में बच्चों ने देखा तो सारी ट्रिक्स फेल हो गई। तो आप समय के साथ बदलिए। समय के साथ अगर आप नहीं बदले, तो आपने जो गोल सोच रखा है, उसको अचीव करने में दिक्कत होगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा नहीं कर पाएँगे, लेकिन थोड़ी परेशानी होगी। अटेम्प्ट्स आपके बर्बाद होंगे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए बिल्कुल अपडेट रहिए। पढ़ाई की जो उसका पढ़ाई का जो तरीका है, उसमें अपडेट रहिए। क्वेश्चंस में अपडेट रहिए। क्वेश्चन के टाइप में अपडेट रहिए और ये मान के चलिए कि आपको आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप यूपीएससी को क्रैक करेंगे। एक छोटा-सा पक्षी होता है, टिटहिरी जिसे कहते हैं। जब पानी की बरसात होती है, तो वो अपनी दोनों टाँगें ऊपर कर लेता है और वो ये कहता है कि बादल को मैं नीचे नहीं आने दूँगा। बहुत ही कमज़ोर-सा पक्षी होता है वो टिटहिरी, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए कि उसे ऐसा लगता है कि मैं पूरी कायनात को नीचे नहीं आने दूँगा, उसको अपने दोनों पंजों में रोक दूँगा। इस तरह की हिम्मत आपको चाहिए। जब आप इस तरह की हिम्मत करेंगे, इस तरह का साहस करेंगे, इस तरह का जज़्बा रखेंगे, इस तरह का गोल 24 घंटे अपने गोल की तरफ देखेंगे, आप यकीन मानिए आप हर हाल में सक्सेसफुल होंगे। एक प्रश्न ये भी उठता है, कभी-कभी पूछा जाता है कि भाई आप क्यों आईपीएस में आना चाहते हैं? आईएएस या आईपीएस में क्यों आना चाहते हैं? आईपीएस और आईएएस या यूपीएससी से दी गई परीक्षाएँ, ली गई परीक्षाएँ या सिलेक्शन प्रोसेस, ये शायद देश की सबसे बड़ी परीक्षाएँ हैं और इससे निकले हुए लोग देश के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स माने जाते हैं। तो आईपीएस में पहले अगर आपने जैसे कभी-कभी कुछ लोग आईपीएस को फर्स्ट प्रेफ़रेंस देते हैं, आईएएस को सेकंड कर देते हैं। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडिशन है, पहला इंडियन फॉरेन सर्विस, सेकंड आईएएस और थर्ड आईपीएस, फिर रेवेन्यू सर्विसेज़ और इसके बाद की सर्विसेज़ लाइन अप करते हैं। तो जो दूर से दिखाई देता है कि साहब अगर हम पुलिस में जाएँगे तो गाड़ी होगी, उस पे नीली बत्ती लगी होगी, रुतबा होगा, चौराहे-चौराहे पुलिस वाले सैल्यूट करेंगे, हम जिसके यहाँ खड़े हो जाएँगे उसकी साँसें थम जाएँगी, इतना भय हो जाएगा और इतना रौब किसी दूसरी सेवा में नहीं है। हम इसलिए आईपीएस बनना चाहते हैं। अगर आप इस सोच से आईपीएस में जा रहे हैं, तो ये सोच ठीक नहीं है। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए, इस सोच के साथ, तो आप यकीन मानिए भटक जाएँगे। बहुत मुश्किल डगर है। देखिए आप सीधे पब्लिक के कॉन्टैक्ट में हैं। पहला कॉन्टैक्ट पुलिस का और सबसे अधिक यकीन पुलिस वाले पर पब्लिक करती है, कि अगर कुछ होगा तो यही हमारी रक्षा करेंगे। अगर आप वो डिलीवर नहीं कर पाएँगे, अगर पब्लिक के मन में ये आ गया कि नहीं साहब ये तो किसी काम के नहीं हैं, तो फिर आपका रास्ता इधर-उधर होने में ज़रा-सी भी देर नहीं लगेगी। आप ये सोचिए कि आपसे जितनी एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी को, आप उसमें से कितना पूरा कर पा रहे हैं। डकैती हुई, चोरी हुई और अब तो बिल्कुल नए तरह का अपराध आया है साइबर क्राइम। अगर किसी का बैंक अकाउंट अचानक एक दिन खाली हो गया, हम कहते हैं किसी स्टूडेंट का जिसके पास बेचारे के पास 20,000 रुपए थे, 1 महीने के लिए। पीजी में रहता है, पैसा देता है, खाने का पैसा इधर-उधर। 15-20 हज़ार रुपए अगर उसके खाली हो गए, उसके दिल पे क्या बीतेगी? वो सीधे पुलिस स्टेशन जाएगा, साइबर पुलिस स्टेशन जाएगा और वहाँ बताएगा कि साहब देखिए इस तरह से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। आप अगर संजीदा हैं, आप अगर काम को जानते हैं, तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे, उस बच्चे की का जो गया है वो रिकवर कराएँगे। आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा लोगों को। 10 जगह लोग कहेंगे कि बड़ा अच्छा पुलिस अफ़सर है साहब ये।
देखिए, 1 दिन के भीतर हमारा सारा पैसा रिकवर करके दे दिया। तो अगर आप इस इच्छा से या अगर आप इस अपने विज़न से कि आपको आईपीएस में क्यों जाना है, आप एकदम अलग हैं। देखिए, अपराध जब से ये दुनिया है तब से अपराध है और अपराधियों से लड़ने के लिए सुरक्षा के जो कर्मी हैं, वो भी किसी भी पीरियड में देख लीजिए आप, हमेशा रहे हैं। लेकिन तकनीकी के इस युग में अब ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा। मेरे कहने का कुल आशय ये कि बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है पुलिस का। हर दिन नया चैलेंज है। हर दिन आपकी प्रायोरिटी बदल जाएगी। पहले पुलिस के लिए कहा जाता था कि ये प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, यही 2 काम हैं उनके। उस समय ये वीआईपी ड्यूटी, बंदोबस्त, इन सब का कोई कंसेप्ट नहीं था। आज सारी पुलिस इसी में उलझी हुई है। कोई क्राइम होता है तो पूरी की पूरी पब्लिक, अखबार, टीवी, वो पुलिस की तरफ देखते हैं कि कितनी जल्दी इसको वर्कआउट करता है। पुलिस पर दबाव होता है, लेकिन वर्कआउट होते हैं। जब वर्कआउट होते हैं तो वही वाहवाही होती है। तो अगर आप इस सेवा में आ रहे हैं या इस सेवा में आना चाहते हैं, आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि हमें इसी सेवा में आईपीएस में ही जाना है, तो ये उसके चैलेंजेस हैं, ये उसकी तकलीफ़ें हैं। सिर्फ यही नहीं है कि आप बत्ती लगा के घूम रहे हैं, 10, 20, 50 सिपाही आपके सामने पड़ रहे हैं, आपसे लोग डर रहे हैं, आपसे बात करने में लोग हिचक रहे हैं, जो देख के आपको ये लगता है कि ये सिनेमा में या मूवीज़ में अच्छा लगता है देख के। बहुत चैलेंजेस हैं और बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं। बड़ा रोमांचकारी ये काम है। ये एक तरह का काम नहीं है कि सुबह से शाम तक एक तरह का काम है। अभी वीआईपी ड्यूटी है, फिर मर्डर हो गया, पता लगा लूट हो गई किसी बड़े बिज़नेसमैन से, एक ही दिन में सब हो गया, सब जगह अलग-अलग टीम लगानी है, सबको वर्कआउट करना है, प्रेशर बहुत है। बड़ा रोमांच है पुलिस पे। आप कितनों का कितना भला करते हैं आपको आइडिया भी नहीं है। अगर किसी की साइकिल चोरी हो गई गरीब आदमी की, जो साइकिल दोबारा खरीद नहीं सकता, अगर आपके प्रयास से उसको साइकिल मिलेगी, सारी ज़िंदगी याद रखेगा क्योंकि साइकिल ही उसकी थाती थी। तो चैलेंजेस अब मैंने आपको बताया, चैलेंजेस तो इतने हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। वीरप्पन के ऑपरेशन को इतना लंबा खींचना पड़ा। जो लोग इसको परस्यू कर रहे थे उन्होंने देखा होगा कि समय-समय पर ऐसा लगता था कि बस सारी गलती पुलिस की है। लेकिन जब पुलिस सक्सेसफुल हुई और कैसे सक्सेसफुल हुई? क्यों सक्सेसफुल हुई? किस अधिकारी ने इसको फ्रंट से लीड किया? के विजय कुमार साहब जो उस समय के डीजी थे, कितना नाम है उनका। अच्छे पुलिस अधिकारियों को सब जानते हैं, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे ज़्यादा ऐसे अधिकारियों को जानते होंगे जो अच्छे नहीं हैं या उतने अच्छे नहीं हैं या जिन्होंने परफ़ॉर्म नहीं किया या जिन्हें लोग बहुत जल्दी भूल गए फ़ील्ड पोस्टिंग के बाद, ऐसे भी अधिकारी हैं। तो आप इन चैलेंज को स्वीकार करिए और इन चैलेंज के बारे में मैंने कोविड में जब सब कुछ बंद हो गया, सब खाली हो गए, पुलिस का काम भी बंद हो गया था, कोई क्राइम नहीं होता था उस समय, सब घरों में कैद थे। तो मैंने भी क्राइम पर एक सीरीज़ शुरू की यूट्यूब पे, किस्सा गोई के नाम से। और उसमें कोई ऐसा क्राइम बच गया है या छूट गया है, कोई ऐसा नहीं है जो मेरी 34 साल की सेवा के दरमियान घटा हो, उसके कारण, निवारण, सावधानी, ट्रायल की क्या स्टेज है, ये सब मैं उसमें बताता हूँ और लेसन्स लर्न्ड लास्ट में बताता हूँ। कभी-कभार किसी इम्पोर्टेंट केसेस के बारे में आपको जानकारी करनी हो तो आप देखिए। और शिवप्रकाश के जैसे के विजय कुमार साहब ने वीरप्पन पर एक किताब लिखी, पूरे ऑपरेशन पर। मैंने भी शिवप्रकाश शुक्ला के ऑपरेशन पे किताब लिखी। अभी 2-3 महीने पहले वो रिलीज़ हुई है। उसका नाम है ऑपरेशन बज़ूका। लोगों ने पूछा साहब बज़ूका क्या है? तो बज़ूका एक तरह का कंधे पर लेके चलने वाला हथियार है जो जिसमें ग्रेनेड डाल के उसे लॉन्च किया जाता है। आप अफ़गानिस्तान में जो लोग क्लिप्स में दिखाई देते हैं, तालिबानी लोग वो कंधे पे ही वो रख उसको बज़ूका कहते हैं। और उस समय अजरा शर्मा साहब ने इसको ऑपरेशन बज़ूका इसलिए कहा था क्योंकि AK-47 से वो सारी हत्याएँ कर रहा था शिवप्रकाश शुक्ला। तो अगर नाम से कहा जाता तो लीक हो जाती कहीं न कहीं बात। तो बज़ूका कहने से ये समझ में आ जाता था कि हमको उस ऑपरेशन के संबंध में बताना है या पूछना है या प्रोग्रेस बतानी है या उसके बारे में जानकारी देनी है। तो क्राइम ऐसा सब्जेक्ट है वो पहले बिल्कुल जैसे ये कहते हैं ना कि लोग थानों में जाने से डरते हैं, आज भी डरते हैं। तमाम बदलाव के बाद वो स्केल नहीं है लेकिन आज भी शरीफ आदमी कहता है साहब हम थाने नहीं जाएँगे, साहब किसी को मेरे साथ भेज दीजिए।
एक माइंडसेट बना हुआ है ब्रिटिश पीरियड से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पुलिस का जो गठन यहाँ किया या जो हमारा पुराना पुलिस एक्ट था, वो सिर्फ डराने के लिए, वो दंड देने के लिए था। उस समय की पुलिस न्याय देने के लिए नहीं थी, केवल और केवल दंड देने के लिए थी। पकड़िए, पीटिए, मारिए, बंद करिए, मुकदमा लिखिए, चार्जशीट करिए, सजा दिलवाइए। न्याय नहीं मिलता था, वो दिमाग में, वो लोगों के दिमाग में बैठ गया है, समय लगेगा उसको जाने में। तो इसलिए आप तैयारी करिए और मैं प्रार्थना करूँगा कि आप बिल्कुल अपना गोल बनाइए आईपीएस में। आइए यहाँ पर, फील्ड में आइए, देखिए कितना, जिसको कहते हैं खुला मैदान है। इतने ऑप्शंस हैं पुलिस की नौकरी में, किसी दूसरी सेवा में नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप डिप्यूटेशन पे जा सकते हैं, आईबी आरएडब्ल्यू में आप जा सकते हैं। कितने बड़े बड़े ऑपरेशन आरएडब्ल्यू और आईबी ने किए, हमारे आईपीएस अफसर ही जाते हैं उसमें। सीपीएमएफ में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, बॉर्डर पे आप जा सकते हैं। सबके अपने अपने जज्बे और टेस्ट की बात है, कौन किस तरह कहाँ जाना चाहता है। लेकिन खाली केवल अगर ये सोच के कि बड़ा पंप एंड शो बहुत है, बहुत लोग डरते हैं, बड़ा हमारा सम्मान होगा, ये सोच के आना ठीक नहीं होगा। बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत मज़ा आता है काम करने में, बहुत ढेर सारा मज़ा आता है। आपको जब किसी केस को वर्कआउट करना पड़ेगा, तब आपको अंदाज़ लगेगा। बैठ के रात रात भर अगर सीडीआर आप देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे, किससे किसकी बात हो रही थी, किससे किसकी बात हो रही थी, उस पे गेसवर्क आपका चलेगा, डूब जाता है आदमी उसी में। तो इसलिए बहुत से चैलेंजेस हैं और बड़ा रोमांचकारी, रोमांच से भरा हुआ ये सर्विस है। मेहनत करिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप अपनी मेहनत में सफल हों। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसडी आईएएस के खान सर को। हमने शायद इनका नाम तो सुना ही होगा। खान सर और केएसडी आईएएस की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसडी। सृष्टि जैन देशमुख सर की ही स्टूडेंट रही हैं, जिन्होंने 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। जोश टॉक्स ने केएसडी आईएएस के खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है, लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। केएसडी आईएएस का फाउंडेशन कोर्स जो 1,20,000 का है, वो जोश फैमिली को अब 50,000 to 70,000 में मिल सकता है। जोश टॉक्स ये जानता है कि अभी भी ये फीस 50,000 और 70,000 हम में से बहुत युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए जोश टॉक्स हमें और हेल्प करने के लिए 2 चीजें कर रहा है। पहली कि ये फीस हम मंथली 4,000 से 5,000 के इंस्टॉलमेंट्स में दे पाए, और दूसरी कि अगर हम करंट इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या मंथली 4 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम जोश के साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट कम प्राइजेस में। जोश इन इंस्टीट्यूट्स को अगले कुछ महीनों में कांटेक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स भी मान जाएं जोश की फैमिली को एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने के लिए। तब तक जोश फैमिली मेंबर्स की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा।
आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।